भारत का लोक अपने नायकों को कैसे गढ़ता है, कैसे पढ़ता है, कैसे जानता है और कैसे मानता है। नायक कोई भी हो सकता है। ऐसा नायक जो एक ही साथ रक्षक भी हो, आदर्श भी हो, फरार भी हो, डाकू भी हो, बदमाश भी हो, संस्कृति का संरक्षक भी हो, समाज का भी संरक्षक हो और भगोड़ा भी हो। ऐसे नायक केवल भारत में ही मिल सकते हैं, भारत की लोक संस्कृति और लोक गाथाओं में ही मिल सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं हरफुल जाट जुलाड़ी वाला इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। राजवंती मान इसकी रचनाकार हैं। हरियाणा की लोक संस्कृति और समाज साहित्य के आलोक में हरफुल जाट जुलाड़ी वाला को जानना बहुत आवश्यक है। दरअसल राजवंती मान ने इस पुस्तक को कई कारणों से लिखा है। उनका कहना है कि उनका बचपन जो है, जब वे पल बढ़ रही थी तो लोक में हरफुल का नाम अलग अलग ढंग से लिया जाता था। इतनी तरह के गीत उन्होंने सुने थे हरियाणा और पंजाब के लोगों में। आज भी उनका नाम और उनका परिचय गीतों के माध्यम से, लोक में गायकी के माध्यम से प्रचलित रहा है। यहाँ तक कि हरियाणवी की पहली फिल्म जो बनी, जो हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म जिसको माना जाता है, वह हरफुल जाट जुलाड़ी वाला पर बनी थी। इनके दिमाग में आया कि आखिर हरफुल जाट जुलाड़ी वाला है कौन। गीत उनके बारे में बताते हैं, लेकिन गीतों में अलग अलग बिंब है। मनुष्य की स्मृतियों में वो संरक्षित तो हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा की राजनीति आखिर हरफुल को इतना सम्मान क्यों देती है, जबकि वे कभी डाकू कहे जाते रहे, कभी बदमाश कहे जाते रहे, कभी परोपकारी कहे जाते रहे, कभी योद्धा सुरमा कहे जाते रहे, कभी गौरक्षक कहे जाते रहे, कभी कातिल कहे जाते रहे। आखिर एक ही व्यक्ति इतने तरह के विशेषणों में कैसे स्थापित हो सकता है। राजवंती मान ने दरअसल भारत के इस नायक के बारे में जानने की कोशिश की, और जब वे भगत सिंह जी पर अपना काम कर रही थी और लगातार ब्रिटिश लाइब्रेरी में जा रही थी, तब संयोग के साथ इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन जो है, वहाँ उन्हें हरफुल जाट जुलाड़ी वाला के बारे में बहुत सारी बातें पता चली। कुछ दस्तावेज ऐसे मिले जब उन्हें लगा कि मुझे जो है इस संदर्भ सामग्री का इस्तेमाल करके, जो उनको पंजाबी भाषा में मिली थी, हरफुल जाट जुलाड़ी वाला को आधुनिक पीढ़ी के सामने रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? उसकी वजह यह है कि इतिहासकार राजवंती मान का मानना है, जो एक शोधकर्ता, संयोजिका, कवयित्री, लेखिका हैं, उनका मानना है कि जो पीढ़ी अपने पूर्वजों को, अपने नायकों को विस्मृत कर देती है, वह अपने भविष्य की ओर समृद्ध ढंग से उन्मुख नहीं हो सकती, अपनी जड़ों से कट सकती है। लगातार वे इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर भगत सिंह जी से लेकर प्रतिबंधित साहित्य से लेकर तमाम उस तरह के साहित्य पर काम करती रही हैं जिसे ब्रिटिशों ने ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत से ले जाकर लंदन संरक्षित कर लिया गया, लेकिन भारत में जिन पर लगातार बात नहीं होती है या जो भारत की स्मृति से विस्मृत होते जा रहे हैं। यहाँ भी उन्होंने कई उल्लेख किया है, बहुत ही गहन शोध किया है। जितने तरह की लोक काव्य, लोकगीत इनको लेकर, हरियाणवी गीत हरफुल जाट के बारे में हैं, उन सबका उल्लेख किया है। और उन्होंने इससे शुरुआत की है। एक जगह लिखा है कि राज अंग्रेज दा मिटावे दुख पाप दा, नहरा नू चला के रेला गड्डिया सफ़र को है, दिखे ना आसरा यारों दुख संताप दा, आखदा जगत राम बसदा जगत, जैसे दूना प्रताप हुए अंग्रेजी सरकार दा।
उनका कहना है कि ये जो आधुनिकता का आडंबर है, जिसमें हम तमाम तरह की चीज़ें, अंग्रेज़ों के समय में भारतीय लोगों की मानसिकता थी कि वे रेलगाड़ी चलाकर बड़ी बड़ी विकास के नारे कर, सड़कें बनाकर वो ये दिखावा करते हैं कि हम आपके दुख को मिटा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन आपका दुख और संताप, जो आम आदमी का दुख और संताप है, वह दरअसल वैसे ही दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। ये लोग जिन्होंने हरफुल जाट जिसमें शामिल हैं, इन लोगों ने हर तरह के अत्याचार का प्रतिशोध लिया। इनके माता जी की कहानी इसमें लिखी गई है। उस ज़माने में वे विधवा हो गई थी और जिस परिवेश में पल बढ़ रही थी, वहाँ स्त्री अपने पति के भाई के साथ जाना उसका सामान्य था। यहाँ तक कि कुछ घटनाएं ऐसी होती थी जो ससुर के साथ उनको रख दिया जाता था। उसके लिए एक शब्द प्रचलित था जिसको करेवा या करेपा या चद्दर डालना कहते थे। तो अगर स्त्री विधवा हो गई, उसका पति मर गया, वह युवा है, तो परिवार के लोग उस पर चद्दर डाल के या करेवा करने के लिए उसको बाध्य करते थे, और इसलिए करते थे कि परिवार की संपत्ति धन इधर उधर न बटे। तो ये एक भावना थी, लेकिन कहा जाता था कि यह स्त्री का उद्धार किया जा रहा है। हरफुल जाट की माँ जब विधवा हो गई, हरफुल जाट बहुत छोटे थे, हरफुल नाम था, तो उन्होंने सिलाई का काम करना शुरू किया। कहा जाता है कि एक जमींदार अपना कपड़ा सिलवाने गया और वहाँ उसकी नज़र इन पर पड़ी और वो इनके सौंदर्य से चकित रह गया। वह अपने साथ उनको करेवा करके ले आए। जमींदार, उसने कहा, तुम अपने सौंदर्य को यहाँ क्यों जाया कर रही हो, चलो मैं तुम्हें पत्नी बनाकर। जो करेवा जिनके साथ होता था उनको समाज में पत्नी का दर्जा मिलता था। तो जब वो जमींदार के साथ आई, वो जाट था, दुलाड़ी वाला था, वहाँ ये जब गई तो जमींदार के बच्चों ने हरफुल के साथ सही बर्ताव नहीं किया। वे उसको सताते रहे, मारपीट करते रहे। अंततः इन्हें पढ़ने दूसरी जगह भेज दिया गया। जब ये वहाँ पढ़ने चले गए, कुछ समय बाद वहाँ अंग्रेज और कक्षा में कुछ अत्याचार हुआ, भेदभाव की बात आई, वहाँ ये पिटाई करके अध्यापक की भाग गए। और उसके बाद से इनका जीवन धीरे धीरे विद्रोही होता गया। विद्रोही होता गया। वह विद्रोह हर तरह के अत्याचार के खिलाफ था। कहने के लिए हरफुल की माँ जो जमींदार के साथ गई थी, पितृसत्तात्मक समाज में विधवा विवाह की बात थी, लेकिन ऐसा नहीं था। बाद के दिनों में हरफुल जब संगरूर गए, संगरूर जाने के बाद फिर उन्होंने भर्ती होने का जब प्रलोभन मिला, उन्हें फौज में भर्ती होने के लिए तरह तरह से अवसर दिया गया। वे एक तरह से शामिल भी हुए, लेकिन अंग्रेज़ों की सत्ता और अत्याचार को वह बहुत जल्दी समझ गए, जमींदारों के अत्याचार को समझ गए। हालांकि वे बहुत दिलेर थे, उन्होंने फौज में रहने के दौरान सब कुछ सीख लिया था और सीख लिया था। तो इसीलिए जब वे विद्रोही निकले तो उनके विद्रोह से भी अंग्रेज़ शासन थर्राने लगा। यहाँ तक कि अंग्रेज़ शासन के अलावा जो लोग भारतीय संस्कृति पर अत्याचार करते थे, विशेषकर गाय से हरफुल जाट को इतनी प्रीति थी कि कोई भी व्यक्ति अगर गायों पर अत्याचार करता था तो वह इनके आतंक से, इनके आक्रोश से चुप नहीं रहता, मतलब बच नहीं सकता था। और यही वजह थी कि हरफुल जाट जुलाड़ी वाला ने कई साहबों के सामने बंदूक उठा ली, उनका विद्रोह किया और कई जगह न केवल गायों को छुड़ाया बल्कि बाद के दिनों में वे इन बातों की पंचायत भी करने लगे और उनके प्रभाव के चलते कई इलाकों के कसाई बाड़े भी बंद कर दिए गए। ऐसे समय में जब अंग्रेज़ और मुस्लिम
समुदाय की स्थापना थी, जिनके लिए गौ का वह महत्व नहीं था, तब हरफुल जाट ने समूचे हरियाणा में एक तरह से गायों की संरक्षा का जिम्मा अपने सर पर ले लिया और वे किसी भी तरह के जुल्म के खिलाफ बढ़ते रहे। शायद यही वजह है कि हरियाणवी समाज के प्रति जो उनकी सोच थी, उस समाज के लिए जो कुछ उन्होंने किया था, जिस तरह से उन्होंने बंदूक उठाई थी, जिस तरह से विद्रोह किया था, जिस तरह से जमींदार और अंग्रेज भी उनके निशाने पर थे, साहब भी उनके निशाने पर थी, और आम जनता की संरक्षा जिस तरह से होती थी, स्त्री की संरक्षा के लिए जिस तरह से वह आगे बढ़ते थे, शायद यही वजह थी कि हरियाणवी समाज आज भी हरफुल जाट जुलाड़ीवाला को एक नायक के रूप में याद करता है। इस पुस्तक में कुल 11 अध्याय हैं जो उन परिस्थितियों का उल्लेख करती है जिसमें वो पैदा हुए, उस समाज और सांस्कृतिक परंपराओं की बात करती है, पारिवारिक स्थितियों की बात करती है जिसमें इस तरह के नायक उभरते हैं, उनका फौज में भर्ती होना, फौज से बाहर होने की घटनाओं की बात करती है, जमींदार के यहाँ अपने हिस्से की मांग करने के बाद पुलिस द्वारा प्रताड़ित होने और जमींदार के परिवार द्वारा परित्यक्त होने के बाद किस तरह से ये विद्रोह करते हैं उसका उल्लेख करती है। फरारी और इनके कारनामे क्या थे उनकी बात करती है, किस तरह से इन्होंने टोहाने का कसाई बाड़ा तोड़ा उसकी बात करती है। सांडबद्ध और कांसू चंदगी के मामले में किस तरह से ये जुड़े, इनकी गिरफ्तारी, मुकदमा और फांसी तक की जो सज़ा इनकी रही है हरफुल जाट जुलाड़ीवाला की, उनका उल्लेख करती है। और लोक स्मृतियों में हरफुल किस तरह से आते हैं उसका उल्लेख करती है। उनके प्रतिबंधित किस्से जो उस ज़माने में हरफुल जाट जुलाड़ी का जो ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में जो इनको मिला है उसका उल्लेख करती है। बहुत ही मार्मिक कथा है, किस तरह से उनकी गिरफ्तारी होती है। 7 अप्रैल का दिन था जब कश्मीर के पंजाब सरकार के मुखिया ने हरफुल को किसी भी तरह से पकड़ के उन्हें सज़ा देने की बात की थी। मुसलमान वकील भी हिसार जेल में बंद किए जाने की स्थितियों पर पुलिस अधीक्षक के सामने किस तरह से खड़े हुए थे। हाई कोर्ट का फैसला क्या था, एक तरह से यह पुस्तक दंड देने की प्रक्रिया, भारतीय समाज और उन सबका उल्लेख करती है और यह भी बताती है कि 18 जनवरी 1933 को किस तरह से बगैर किसी औपचारिकता और शोर शराबे के हिसार के मजिस्ट्रेट ने जब पूरे फिरोजपुर उनका ट्रांसफ़र कर दिया था, तब हरफुल जाट जुलाड़ीवाला शहीद हो गए थे। और लोक स्मृतियों ने किस तरह से उन्हें संजो कर रखा है। यह पुस्तक बिंब प्रतिबिंब पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित की गई है। मैं बिंब प्रतिबिंब पब्लिकेशंस और राजवंती मान जी को लगातार ऐसी कृतियों को सामने लाने के लिए बधाई दूंगा जो अब तक जिनके बारे में जानकारी या तो बहुत कम है या जो विस्मृत होती जा रही हैं, जो प्रतिबंधित हैं या जिनका सही इतिहास लोगों को नहीं मालूम है। इस पुस्तक का मूल्य 250 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में मैं विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ इसलिए आपके पास पहुंचता हूं ताकि आप यह जान सकें कि किस तरह की पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, कौन सा रचनाकार क्या कुछ लिख रहा है और आपको कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।